नमस्कार, स्वागत है आपका हिमंत प्रदेश न्यूज में। मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। हिमंत प्रदेश न्यूज के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं विजय जरधारी जी। जैसे कि विजय जरधारी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कृषि क्षेत्र में और बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता वो रहे हैं और कृषि क्षेत्र में जो उनका काम रहा है वो अभी तक शायद ही किसी उत्तराखंडी ने किया होगा। कौन है विजय जरधारी जी, किस तरह का उनका काम है, आज सीधी बातचीत हम उनसे करने जा रहे हैं और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने उत्तराखंड की परंपरागत कृषि में अपना योगदान दिया है और उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक विरासत और लोक परंपराओं और उत्तराखंड के पर्यावरण के लिए उन्होंने किस तरह का काम किया है, आज हम आप सबको बताने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हिमंत प्रदेश न्यूज़ में हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। जरधारी जी, जैसे कि आप अब वयोवृद्ध हो चुके हैं और जो चिपको आंदोलन हुआ है उसके आप जो है अभी तक उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे जो बीज बचाओ आंदोलन की जो पृष्ठभूमि आपकी रही है उसके बारे में हम ज़रा जानना चाहेंगे। देखिए, चिपको आंदोलन तो लोग ज़्यादातर 1970 के दशक के ही मानते हैं, लेकिन चिपको आंदोलन थमा नहीं है। चिपको आंदोलन सफल होने के बाद 1981 में उसके बाद हम लोगों ने खनन के खिलाफ आंदोलन चलाया टिहरी हिमवल घाटी में। उसके बाद फिर देहरादून के नाईकला गांव में और फिर खनन विरोधी आंदोलन भी हमारा बहुत सफल रहा। फिर ये ख्याल में आया जब हम लोगों ने उस दौरान हरित क्रांति के नए बीजों के दुष्परिणाम देखे, तो तब बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने की। जी, ये तो बात गौरा देवी से जुड़ी थी और जो आप कह रहे हैं कि अभी तक आंदोलन जारी है, लेकिन सर पर्यावरण के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसमें जो है आज जो है हमारी जो कृषि क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका है और मौसम परिवर्तन या जैसे ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव हो गया है या तमाम चीज़ें आज हमारे कृषि क्षेत्र में देखने को मिल रही है। आप इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहाड़ की अगर हम बात करेंगे तो निखिल जी, हम देखते हैं कि पहाड़ में खेती और पशुपालन ही जो आम पहाड़ी है, गांव में रहने वालों की जो दिनचर्या जो आजीविका है आज भी खेती पर ही निर्भर है। खेती और पशुपालन जो सबसे करीब लोग हैं। रही बात थोड़ा रोजी रोटी के लिए लोग बाहर चले जाते हैं, थोड़ा वो मतलब कुछ कमाते हैं, लेकिन एक अगर आप कहेंगे कि जिसका कोई नहीं है, मतलब माना कोई एक विधवा महिला है उसका कोई नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि आज वो भी चाहे कुछ हो न हो पर खेती पर ही निर्भर है। अपने दिलो जान से खेती पर और अपनी गाय भैंस पालन पर लगी रहती है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भले ही हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, लोगों को पैसे की ज़रूरत है, लोग पैसा ही सब जगह देखते हैं, लेकिन एक ज़माने में जब लोगों के पास संसाधन नहीं थे तो सारी ज़रूरतें खेती पशुपालन और चाहे वो आप मतलब ये देखिए कि खाने के लिए भी अपने लिए भी होता था, अपने पशु के लिए भी होता था और क्या कहते हैं कि अपने लिए कपड़े, गर्म कपड़ा भी लोग बनाते थे, भेड़ भी पालते थे, बकरियां पालते थे, सब कुछ पालते थे। तो आज के दौर में तो थोड़ा परिस्थितियाँ थोड़ा भिन्न हैं, क्योंकि खेती में मतलब ये है कि सारी चीज़ें नहीं हो रही। खेती में कुछ संकट है, जैसे हम दिन में भी आज चर्चा कर रहे थे कि खेती पर कुछ संकट आ गए हैं। एक तो ये कि दिन को बंदर और रात को सूअर हो गए, एक बहुत बड़ी समस्या है जो किसान को निराशा की ओर ले जाते हैं। और दूसरे में जो
मौसम पहले था, समय पर बारिश का होना, बर्फ़ पड़ना और मतलब सूखा न पड़ना, मतलब पूरा एक ऐसा समय था जैसे लोग कहते थे 8 गते आषाढ़ को छाला बरसना, 8 गते आषाढ़ को जरूर बारिश आ जाती थी। लेकिन अब वो मौसम नहीं रहा, न तो समय पर चौमासा आता है, न हिउंद के दिन आते हैं, न गर्मियों के टाइम पे कभी कभी गर्मी नहीं आती, तब तक बारिश हो जाती है। तो पूरा जो मौसम का जो सर्किल बदल गया, समय पर बारिश न होना, उससे खेती बहुत प्रभावित हो रही है। अच्छा जरदारी जी, आपको बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता के रूप में पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है। ये किस तरह का आंदोलन था और मौसम परिवर्तन का इस बीज पर जो है किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, मैं अपने को बीज बचाओ आंदोलन का प्रणेता नहीं मानता हूँ। प्रणेता जो हैं वो तो जो पारंपरिक ज्ञान है लोगों का, जो सदियों से लोग करके आए हैं, हमने तो सिर्फ यही कहा कि आप जिस नई दिशा की तरफ जा रहे हैं, जो आप हाइब्रिड बीजों की तरफ जा रहे हैं या अपने पारंपरिक बीज छोड़ रहे हैं और रासायनिक खेती की तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है, बल्कि अच्छा रास्ता जो हमारे पूर्वजों ने दिखाया, टिकाऊ खेती का, सतत खेती का, या जिसको आजकल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कह रहे हैं, वो हमारे मंडवा झंगोरा में है, हमारे बारनाजा में है, जो हमेशा टिके रहते हैं और जो हमें ऊर्जा देते हैं, मतलब हमारी खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा भी हमको देते हैं। तो ये जब हम ये काम कर रहे थे चिपको आंदोलन के बाद, जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि चिपको आंदोलन का एक नारा था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो हमने मिट्टी को पहचाना कि मिट्टी रासायनिक खादों से खराब हो रही है, हवा खराब हो रही है, और हमारी जो खाद्य सुरक्षा है एक तरह से दूसरे के हाथ में जा रही है, हमारी बीजों की जो सुरक्षा है वो कंपनी के हाथ में जा रही है। तो जब चिपको आंदोलन की टीम ने ये बात समझी, और मेरा एक शौक़ था शुरू में पुराने बीजों को लेके, मेरे दिमाग में मिट्टी की चिंता थी, तो हम सब लोगों ने फिर बीज बचाओ चिपको आंदोलन के जो पुराने साथी थे, जैसे धूम सिंह नेगी हैं, कुंवर प्रसून जी हैं, रहे, अब कुंवर प्रसून जी दिवंगत हो गए हैं, सुदेशा बहन अभी हैं हमारी, साहब सिंह हैं, हमारे युवा साथी रघु भाई जरदारी हैं, कई और जो साथी थे, तो सब ने मिल के इसको एक आंदोलन की शक्ल दी और ये आंदोलन बीज बचाओ आंदोलन कहलाया। जी। अब हम अगर बात करें कि बीज बचाओ आंदोलन के बाद वर्तमान समय की अगर बात की जाए, जैसे कि ऋतु परिवर्तन है या ग्लोबलाइजेशन है या ग्लेशियर का पिघलना है, आपने कहा कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, आपने आज जो बात कही है कि फसलों में विभिन्नता होनी आवश्यक है, इस विषय पर आपको क्या कहना? बिल्कुल, फसल में फसलों की विविधता बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम बारनाजा उगाते हैं ना, बारनाजा पहाड़ में बारनाजा बोलते हैं, बारनाजू भी बोलते हैं, लेकिन उसमें ये है श्योरिटी है, अगर हम विविध तरह की फसलें बोएंगे, मिश्रित फसल बोएंगे, तो उसमें श्योरिटी है कुछ ना कुछ आएगा। अगर सूखा पड़ेगा तब भी कोई, अब जैसे सूखा पड़ेगा तो सबसे अच्छी फसल जो है मारसा की फसल अच्छी हो जाएगी, कोदा की फसल बहुत बढ़िया हो जाएगी, झंगोरा की फसल बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि इन फसलों में सूखा झेलने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। दालें थोड़ा नहीं होंगी, जंगली जानवर भी आएगा तो कुछ फसलों को खाएगा, कुछ बचा ही लेगा, जैसे मंडवा को खाएगा, रीछ भालू आएगा तो मंडवा को खाएगा तो कुछ छोड़ जाएगा और चीज़ों को नहीं छेड़ेगा। तो विविधता में ये है, कुछ ना कुछ किसान के हाथ में आता है, और विविधता में खाद्य सुरक्षा भी है और पोषण सुरक्षा भी है। मंडवा कितना पोषक है सारी दुनिया जानती है कि जब मंडवा लोग खाते थे तो लोग ढंगार से गिर जाते थे, पेड़ों से गिर जाते थे, उनकी हड्डी नहीं टूटती थी। आज लोग पलंग से गिर जाते हैं तो हड्डी टूट जाती है, कुर्सी से लटक जाते हैं तो हड्डी टूट जाती है। क्यों? कि हम सारा खान पान हमारा नकली हो गया, रासायनिक हो गया या फास्ट फूड हो गया,
जो हमारी सेहत को खराब कर रहा है। सरदार जी, बात आती है एक आपने एक बड़ा जोरदार प्रश्न आज और एक बड़ा ज्वलंत समस्या का जो है उदाहरण आज दिया है कि जो आने वाला समय होगा, लोगों के पास पैसा तो होगा लेकिन अनाज नहीं होगा। ये क्या भयावह स्थिति है? ये बिल्कुल होगा, क्योंकि लोग पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं और खेती ज़्यादातर लोग छोड़ रहे हैं। और जो अच्छी ज़मीनें भी हैं, माना शहरों में जैसे देहरादून में अच्छी ज़मीनें थी, वहाँ कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, लोग भवन 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 बना रहे हैं। और खेती की ज़मीन सारी या तो उद्योग में जाएगी, या तो भवनों में जाएगी, या डैम में जाएगी, या सड़कों में जाएगी। तो आखिर अनाज कहाँ से आएगा? अनाज कोई ऐसा नहीं है कि कोई कारखाने में बना लेगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खेती की ज़मीन का दुरुपयोग जो है दूसरे कामों के लिए नहीं होना चाहिए। मिट्टी को बचाया जाना चाहिए। मिट्टी को एक तरह से मिट्टी को अमूल्य समझा जाना चाहिए। धरती माँ का पहला वो जो है मिट्टी ही है। सर, जैसे गढ़वाल विश्वविद्यालय में लगातार प्रयास भी हो रहा है, ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग है और यहाँ पर विभागाध्यक्ष आर.एस. नेगी जी हैं। उनका लगातार प्रयास रहता है कि जो हमारे गढ़वाल क्षेत्र के जो किसान हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह से किसानों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, या नए जो युवा पीढ़ी है उनका मोह भंग हो चुका है कृषि से, लगातार जानवरों की बात आ रही है। इस ओवरऑल जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो है लगातार वही बात सारी किसानों ने कही है कि ये जो जंगली जानवर हैं वो जो है किसान को बहुत परेशान कर रहा है, उसकी फसलों को पूरा बर्बाद कर दे रहा है। तो ये जो इस तरह के जो प्रयास गढ़वाल यूनिवर्सिटी के द्वारा किए जा रहे हैं, विशेषकर गढ़वाल ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग है उनके द्वारा किए जा रहे हैं, वो किस तरह से युवाओं को प्रेरित करेगा? देखिए, ये युवाओं को ही नहीं बल्कि जो बहुत एक तरह से दबा हुआ तबका है, गांव का गरीब है, पिछड़ा है, उन लोगों को भी करेगा। युवाओं को तो इस तरह की कुछ नई इनोवेशन युवाओं को करनी चाहिए। मतलब माना कुछ वैकल्पिक खेती भी, जैसे मशरूम की बात हो गई, मौन पालन हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस सब के बावजूद भी कई लोग कह रहे हैं कि इससे बचने का सही तरीका है जंगली जानवरों से कि आप जो है खेती का पैटर्न बदलें, कोई हल्दी उगाए, कोई अदरक उगाए, या और जो खुशबूदार पौधे हैं, क्या कहते हैं उनको, एरोमेटिक प्लांट की खेती करे, ये करे, निश्चित तौर पर करें। लेकिन सारे लोग तो नहीं, मास तो नहीं कर सकता है, कुछ लोगों को करने चाहिए ऐसे काम। लेकिन मास के लिए तो खाने के लिए कुछ पैदा करना पड़ेगा, और खाने के लिए भी सिर्फ गेहूँ चावल नहीं बल्कि विविधता युक्त, जैसे हमारे पहाड़ में हर बारनाजे की बात मैं कर रहा हूँ, तरह तरह की चीज़ें, मसाले भी चाहिए खेती में, तेलन भी चाहिए, दलहन भी चाहिए, सारी चीज़ें उगाने का। तो ये एक नया जैसे इसकी एक पहचान बनानी चाहिए हमको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हमारे यहाँ का मंडुआ इतना ताकतवर है, इस घाटी का मंडुआ है, इस घाटी की जैसे हरसिल की राजमा होती है, चक्राता की राजमा होती है, कहीं नौरंगी की पहचान बन जाए, कहीं हल्दी की भी बने, जहाँ की जो जैसे कह रहे थे नॉर्थ ईस्ट की हल्दी बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ों की अलग अलग पहचान बने। कहीं भंगजीर की बन जाए, भंगजीर की भी बहुत बड़ी मांग है, कहीं तिल की बन जाए। तो ये बात नहीं कि इसमें पैसा नहीं है। जैसे मंडुआ की बात करेंगे तो मंडुआ का तो अब समर्थन मूल्य भी हो गया, बहुत अच्छा मूल्य मिल रहा है, लेकिन मार्केट में उससे चौगुने दाम पे मंडुआ बिक रहा है ना। तो लोग अब जानने लगे हैं कि हमारे लिए सिर्फ क्वांटिटी नहीं चाहिए बल्कि क्वालिटी भी चाहिए, मतलब अच्छा पोषण युक्त खाना भी चाहिए हमारे लिए। जगह जी, बात होती है अगर मिलेट्स की, जो हमारा मोटा अनाज कहा जाता है, उसकी जो है डिमांड्स बहुत ज़्यादा है और केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार इसको प्रमोट करने पे लगी हुई है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो या इसमें कोई राजनीति हो या कुछ भी हो। लेकिन अगर मोटे अनाज की बात की जाए तो मोटा अनाज या जो है हमारे जैविक अनाज जिसे हम कहेंगे, वो तो एक सीमित मात्रा में पैदा हो सकता है, या उसमें जो है अगर हम भी दूसरे तरह का खाद का प्रयोग करें तो वो जो है उस तरह से उसकी गुणवत्ता नहीं रहेगी। तो इसमें क्या किए जाने की आवश्यकता है ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे? नहीं, इसमें
बीज जो कई तरह के बीज हैं, इसके भी बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज भी हैं, मंडवा में भी, झंगुरा में भी, कौड़ी में भी। और इसको मतलब एक तो बीजों में सुधार की ज़रूरत है और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। कर नहीं रहे हैं लोग खेती। अब जैसे चिड़ाई देखिए, एक ज़माने में मलेथा में बहुत अधिक चिड़िया होती थी मलेथा में। अब तो मलेथा ही सारा रेल प्रोजेक्ट ने खा दिया। लेकिन गेहूं के बाद लोग गेहूं कटाई हुई और फिर चना बो देते थे, और धान की रोपाई से पहले चना पककर तैयार हो जाती थी। एक तरह से 3 फसलें लेते थे और सब चीज़ें मतलब पोषण के लिए सब लोगों को मिल जाता था। तो इसमें बहुत गुंजाइश है युवाओं के लिए, अगर लोग करें। फिर ये इतना ही नहीं, कोई ज़रूर नहीं हम मंडुआ बेचें, बल्कि मंडुआ की जगह मंडुआ को प्रोसेस करके उसके लड्डू बना के, उसका हलवा बना के, उसकी बर्फी, बहुत सारी चीज़ें, मिठाई बना के, उसका माल्ट बना के। माल्ट तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हॉर्लिक्स बॉर्नविटा बिकता है, माल्ट बेच सकते हैं। झंगोरा के भी तरह तरह की व्यंजन बना के, मतलब हम जो चीज़ किसान पैदा करे उसको कच्चे माल के रूप में नहीं, बल्कि एक तरह से प्रोसेस करके, जो बिस्कुट आ रहे हैं, लोग बड़ी कंपनियां बनाने लगी हैं, बड़े होटलों में जाने लगी हैं। तो हमारा आशय ये भी है कि लोगों को, युवाओं को इस ढंग के प्रोसेसिंग करना चाहिए। फल पैदा करें, फल का सिर्फ फल ही न बेचें, बल्कि उसका जैम, जेली, चटनी, अचार, मुरब्बा, मतलब बहुत तरीके से बेचा जा सकता है। तो आजकल तो प्रोसेसिंग के, और हमारा प्रोसेस ऐसा हो जैसे मल्टीनेशनल कंपनी का, तो उसमें बड़े केमिकल होते हैं। हमारे पास तो ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो नेचुरल ढंग से हम दे सकते हैं किसी को। तो इसका बहुत अच्छी कीमत भी है, बहुत अच्छी पहचान बन सकती है। सब एक बात जो अभी तक समझ में नहीं आई है कि सरकार कह रही है कि आप मिलेट्स का उत्पादन कीजिए, हम उसको खरीदेंगे, या जो है हम आप लोगों को जो है सहयोग कर रहे हैं, आप जो है इस चीज़ को करिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है जैसे फ्री वाली राशन है, जैसे पहाड़ी किसानों में तो लगभग सभी की जोत है, तो क्या उन्हें फ्री राशन दिए जाने की आवश्यकता है? और इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं कि खेत जो है लगातार बंजर होते जा रहे हैं। आपको क्या कहना है? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। एक ज़माना ऐसा था जब जब शुरू में राशन आई, राशन की दुकानें सोसाइटी बोलते थे लोग, और जो ये पीडीएस शुरू हुआ जो, तो तब लोग शर्माते थे कि नहीं लोग कोई देख न ले कि हम सरकारी राशन ला रहे हैं, खरीद रहे हैं या सरकार के। लेकिन जो आज फ्री में दिया जा रहा है, कितने दिनों तक दिया जाएगा? ये भी तो एक लिमिट है, कुछ साल देंगे ज़रूर। और ये भी एक तरह से राजनीतिक मामला है। फ्री देने का मतलब सरकार ने, देखिए हम पहले से पीडीएस रहा है, चीनी पहले मिलती थी सरकारी सस्ता गला की दुकानों में, लेकिन फ्री तब भी नहीं मिलती थी। 13 रुपये कुछ पैसे में चीनी गायब हुई है हमारे यहाँ से। तो फ्री के बजाय कुछ ना कुछ दाम होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये न लगे कि सरकार दे रही है इस समय, लेकिन सरकार हमेशा नहीं देगी। फिर जो हम सरकारी खा रहे हैं, आप सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, उसमें कितनी गुणवत्ता, आप जांच कराइए ज़रा उस अनाज की, कुछ है भी उसमें? उसको प्रिजर्व जैसे किया जा रहा है, 3 साल तक ऐसे ही रह जाएगा अनाज, 3 साल तक। वो भी हमारी सेहत के लिए कुल मिला के अच्छा नहीं है। भले ही वो खाद्य सुरक्षा की गारंटी है, वो एक तरह से कि खाद्य सुरक्षा है, लेकिन पोषण सुरक्षा उसमें इतनी नहीं है। सर, जो हमारे युवा हैं और कई क्षेत्रों में हमने देखा है कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, बागवानी के क्षेत्र में जैसे कीवी हो गया है, तमाम फल सब्जी भी उगा रहे हैं। नकदी फसलों की अगर हम बात करें तो वो कितना किफ़ायती हमारे युवा किसानों के लिए हो सकता है? तो वो न युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे किसानों को, ऐसे जो युवा किसान हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि और लोग भी करें। लेकिन उसमें फिर भी एक चीज़ है, एक ही चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो लोग और भी कुछ करें। मतलब ये सिर्फ एक कमर्शियली एक फसल आप उगाएं, वो देखिए वो चलने वाला नहीं है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। वो
अपने लिए ज़रूर कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि वो बाजार मतलब जो किसान है उसे अपनी पेट की भूख के लिए कुछ ना कुछ उगाना चाहिए। जैसे कि इसमें मौन पालन कर सकते हैं या तमाम अन्य तरह के जो है संसाधन है, जैसे मशरूम है, अन्य चीज़ों कर सकते जी, जैसे पहले ही करते थे लोग ना, ये एक चीज़ पहले भी नहीं करते थे, पहले तो करते ही नहीं थे लोग। और जहाँ लोगों ने एक चीज़ करनी शुरू करी तो वहाँ वहाँ किसान का स्वावलंबन चला जाता है। जैसे कपास उगाना शुरू किया, आप कई क्षेत्रों में चले जाएंगे देश के, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ किसान एक ही फसल उगाते हैं वहाँ टोटल अपने लिए बाजार से लाते हैं और सब खेतों में कपास उगा रहे हैं। और वहीं आत्महत्याएं ज़्यादा होती हैं जहाँ लोग एक चीज़ उगाते हैं। पंजाब में आप चले जाइए, जो गेहूं और चावल पैदा करने वाले किसान हैं, वो सब्जी भी कई नहीं उगाते अपने लिए, वो सब्जी बाजार से खरीद के लाते हैं, दूसरे क्षेत्रों से आती है सब्जी। तो मैं ये कहता हूँ खेती का उद्देश्य जो है वो खाद्य सुरक्षा पहले स्थान पर होना चाहिए, पोषण सुरक्षा होना चाहिए और सार्वभौम खेती होनी चाहिए जिसमें सब कुछ अपने लिए हो, स्वावलंबन हो खेती का। वैसे तो ये किसानी और खेती से नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक दोहरी नीति हमें अभी तक सरकारों की नज़र आई है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, कि इसमें जो है जैसे कि सरकार कहती है कि हम नशा मुक्ति की बात करते हैं, और नशा तो आप समझते हैं कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम नशा मुक्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है गली मोहल्ले तमाम जगह शराब का प्रचलन चल पड़ा है और सरकार जो है खुद पर बोर्ड कर रही है। ये क्या चीज़ है? नहीं पता नहीं, ये सरकार से पूछा जाना चाहिए किस तरह के नशा मुक्त। एक तरफ आप जो है अपने प्रदेश को देवभूमि बोलते हैं, देखिए देवभूमि है ना, देवभूमि देवताओं की भूमि उत्तराखंड है, लेकिन यहाँ रेवेन्यू कितना आ रहा है सरकार के पास? सरकार को चला कौन रहा है? शराब चला रही है। एक ज़माने में अभी अगर 5-10 साल पहले की बात देखें तो 2000 करोड़, हाँ 2000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जो है उससे आता था। अब जो है 40,000 करोड़ के करीब, हाँ 40,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जो है इससे आ रहा है। तो कैसे चलेगा? देवभूमि क्यों कहें हम अपने? कौन कहेगा देवभूमि? अगर ये तो माना जाना चाहिए तो असुरों की भूमि। असुरों की, बिल्कुल। अच्छा सर, एक जो बात महत्वपूर्ण आपके विषय में आई है कि हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं, लेकिन जैविक खेती तो जो गाय का गोबर है या बैलों का गोबर है उससे जो है निकल के आएगा, लेकिन वर्तमान समय में तो बैलों की जो संख्या है या बैलों की जो जोड़ियां हैं वो गायब होती जा रही है। ये कैसा जैविक है? देखिए आने वाले समय में 10 साल बाद अगर यही नीति सरकार की रही तो 10 साल बाद कहीं बैल देखने को नहीं मिलेगा। केवल आप फोटो में देख सकते हैं, क्या शिव जी का नंदी बैल का कहीं एक स्टेचू देख लेंगे, लेकिन गाय बैल नहीं मिलेगा कहीं, न सांड मिलेगा, सांड भी नहीं मिलेगा नंदी बैल। अब तो कृत्रिम गर्भाधान हो गया। अब कृत्रिम गर्भाधान हो गया, आर्टिफिशियल कराते हैं और कोई ये नहीं चाहता है कि गाय वो बैल पैदा हो, सब चाहते हैं कि गाय और ये पैदा। सरकारों की पॉलिसियां भी हाँ। है कि 90% 95% जो है गाय। जैसे भ्रूण हत्या हम पाप समझते थे मानव के लिए, और हम चाहते हैं कि लड़कियां भी हों लड़के भी हों, लेकिन ये बड़ा अन्याय है गाय के साथ कि गाय ही पैदा होगी, बछड़ा पैदा नहीं होगा। तो ये एक बड़ा संकट है। और ये कैसी जैविक खेती है जिसमें पावर टिलर से हल लगेगा, वो उसके लिए खाड़ी के देशों से तेल आयात करेंगे, वो प्रदूषण फैलाएगा। और जो हमारा बैल है जो हमें घास खा के जो है गोबर देता था, हमें गोमूत्र देता था, हमारे काम आता था, वो नहीं है। तो ये जैविक खेती, बिना बैल के जैविक खेती चलेगी नहीं, और ये धोखा है बाकायदा। निश्चित तौर पर। और एक बात सर, इसमें एक और बात आ रही है कि जैसे कि गाय की बात हो रही है, क्योंकि ये जो है पशुपालन और आपने कहा कि ये जो खेती है ये एक दूसरे के पूरक है, और इसके बिना ग्रामीण परिदृश्य या ग्रामीण संरचना की जो है
परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। और बद्री गाय की बात की जा रही थी, इस जो पूरी परिचर्चा में ये बात आई कि बद्री गाय यहाँ की जो ओरिजिनल गाय है, उसका जो दूध है वो अमृत के समान होता है और वो सड़कों पे आवारा है और उसके जो है कोई पूछ करने वाला नहीं है। और दूसरी नीति ये है कि आप कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं, उस गाय की ब्रीडिंग है नहीं, वो विदेशी गाय हैं। तो ये किस तरह की पॉलिसियां हैं जो हमको जैविक बना रही है या नहीं बना रही है? देखिए, कोई अभी हमारे देश में धरातल पर उतारने वाली बात और कोई लंबी सोच की बात नहीं है गायों के बारे में। यहाँ की गाय जाके ऑस्ट्रेलिया में वहाँ एक एक जो हमारी देसी नस्लें हैं वहाँ कुंटल कुंटल दूध दे रही हैं, और हमारे यहाँ काम ही नहीं हो रहा है। देसी गायें हैं, देसी पशुधन है जो हमारे यहाँ, तो जर्सी और फ्रीजन और दूसरी गायों पर ज़्यादा काम हुआ है। तो हमें कोशिश, बद्री गाय तो ये सीमित हो गई, लेकिन बद्री गाय के अलावा भी हमारे देश में अनेक नस्लें हैं जो मिडिल हिमालय में। बद्री गाय तो थोड़ा अपर हिमालय की गाय हो गई, लेकिन मिडिल हिमालय में भी अच्छे दूध देने वाली भी। बद्री गाय तो थोड़ा कम दूध देती है, वो ये पौष्टिक वृक्ष से उसका दूध और घी ज़्यादा। लेकिन आज आपको यकीन होना चाहिए, लोगों को यकीन होना चाहिए, घी बेचने वाले ज़्यादा हो गए, जैसे ऑर्गेनिक खेती करने वाले कम हो गए, पशु पालने वाले कम हो गए और मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है। जैसे ये पतंजलि की हम बात करेंगे तो इतनी गाय नहीं जितना उनका घी बिक जाता है। तो उसकी तो बात आई है कि वो कार्गो से बाहर से पैकेट में दूध आता है और उसी का सारा प्रोडक्ट बनता है। खैर ये विषय दूसरा है, लेकिन अब बात आती है सर, जिस तरह से विषय फिर से ग्रामीण प्रौद्योगिकी की बात करूँगा मैं, उनने उठाए हैं कि पहाड़ी किसानों की समस्या क्या है, इसमें संभावनाएं क्या हैं, क्योंकि इसमें जड़ी बूटी उद्यान और तमाम चीज़ें इसमें आ जाती है जिससे किसानों की आय को बढ़ावा दे सकते हैं, या नया युवा जो हमारे साथी हैं वो इस कृषि क्षेत्र में वापस आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर जो ये चुनौतियां हैं उनको जो है हमारे युवा अपना सके, आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? चुनौतियां तो हैं युवाओं के लिए, लेकिन उसमें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिए और समाज में भी उनको मान्यता मिलनी चाहिए उन लोगों को। और उन्हें मतलब इस तरह की यूनिट स्थापना के लिए सब्सिडी और बढ़ाने की ज़रूरत है, और उनकी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है हर क्षेत्र में। जैसे यूनिवर्सिटियों में उनको युवाओं को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कृषि विश्वविद्यालयों का स्वरूप बदला जाना चाहिए। उन्हें एक फार्मर साइंटिस्ट कहा जाना चाहिए, ऐसे युवा लोगों को कि वो भी साइंटिस्ट हैं। तो क्यों नहीं, उनको जब सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और पैसा भी मिलेगा, तो क्यों नहीं लोग खेती करना चाहेंगे। जी निश्चित तौर पर सर। और युवाओं के लिए आपका संदेश, क्योंकि आप अब नहीं, युवाओं को बिल्कुल प्रबल इच्छा शक्ति से सामने आना चाहिए कि बहुत कुछ हो सकता है कृषि के क्षेत्र में। और अगर पहाड़ की आपने पहचान, यहाँ की हवा, पानी, मिट्टी, आप देखिए पहाड़ की मिट्टी में जो कुछ पैदा होता है उसका स्वाद और गुणवत्ता हर दृष्टि से वो बहुत ही उच्च कोटि का है जो पैदा होता है। और पहाड़ का मंडुआ भी आप वैज्ञानिक एनालिसिस करा दीजिए कि दक्षिण भारत का मंडुआ या दक्षिण अफ्रीका में जो अफ्रीकी देशों में जो मंडुआ पैदा होता है उससे कई गुना ज़्यादा है हमारे उसमें। जैसे मंडुआ में 100 ग्राम में 344 मिलीग्राम जो है कैल्शियम होता है। सामान्य तौर पर ये माना जाता है कैल्शियम की दर, लेकिन यहाँ का 365 मिलीग्राम जो है उसमें कैल्शियम होता है पहाड़ का। और स्वाद की तो बात ही जुदा है। एक बार किसी ने चख लिया यहाँ का स्वाद तो फिर वो ज़िंदगी भर याद करता है हर चीज़ का, मतलब यहाँ सिर्फ मंडुआ की बात नहीं, हर चीज़ का। तो निश्चित तौर पर हमारे युवा साथी इस प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड को समृद्ध होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो हमारी जैविक खेती है, जो हमारे जैविक बीज हैं, या चाहे हमारे पशुधन की अगर बात करें तो वो जो है धरातल पर अभी भी काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आपको मिलते हैं फिर एक नए
खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।